अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आप लोगों का इस्तकबाल है आपके अपने चैनल अक्सीर एकेडमी पर। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो इवोल्यूशन है, चैप्टर नंबर 7 है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही अहमियत का हामिल है, बट ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ा दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब हमको अगर कोई चीज़ को समझना होती है तो हम हमारे दिमाग का जो सिरा होता है, जिसको हम सेरिब्रम कहते हैं, उसका इस्तेमाल हमको ज़्यादा करना होता है, क्योंकि उसके अंदर हमको कुछ चीज़ों को एनालिसिस करना होता है। तो आज आप लोगों को इस लेक्चर के साथ जिस ब्रेन का और ब्रेन के खुसूसी पार्ट का आपको इस्तेमाल करना है वो आपका सेरिब्रल पार्ट है। ठीक है, इसको इसलिए करना है ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें आसानी से याद हो जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हयातियाती इर्तिक़ा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? हयातियाती इर्तिक़ा, या उसको कहा जाता है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। क्या कहा जाता है इसको? बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, दो कंसेप्ट है। हमने जब हमारा ये जो चैप्टर है स्टार्ट किया था, उस वक्त हमने पढ़ा था कि एक कंसेप्ट एक साइंटिस्ट है उन्होंने दिया था, वो था केमिकल इवोल्यूशन। कौन सा कंसेप्ट था वो? केमिकल इवोल्यूशन। आज जो कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं ये केमिकल इवोल्यूशन से किस साइड में आ गया? अब आ गया वो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। कहां पर आ गया वो? बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। इसलिए इस बात को हमको समझना है कि इस बायोलॉजिकल बोलने में क्या मतलब है, बायोलॉजी का मीनिंग क्या है, बायोलॉजी का वर्ड क्यों बोला गया। तो पहले ये कहा गया कि केमिकल इवोल्यूशन हुआ कि अचानक में एक धमाका हो गया और जमीन के ऊपर बहुत टेम्परेचर था। टेम्परेचर धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जमीन के ऊपर जितना भी पानी था वो भाप बना, भाप बनकर जमीन पर आया। जमीन पर आने की वजह से ये हुआ कि जो गैसेस थी वो गैसेस एक जगह जमा हो गई। ये पूरा लेक्चर है केमिकल इवोल्यूशन के अंदर, आप लोग उसको देखिए यहाँ से, ओपेरन एंड हेल्डन थ्योरी। ये मैंने पूरा एक लेक्चर बनाया, उसको देखिए तो आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। आज हम बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो जो डार्विन था, डार्विन ने ये कहा था कि जो दुनिया है हमारी, इस दुनिया के अंदर क्या होता है? इस दुनिया के अंदर होता यह है कि यहाँ होता है नेचुरल सिलेक्शन। यहाँ पर क्या होता है? नेचुरल सिलेक्शन। और इस नेचुरल सिलेक्शन को हम उर्दू में क्या कहते हैं? सिलेक्शन करना मतलब इंतखाब करना, और नेचुरल मतलब कुदरती। तो हकीकी मायनों में जो हमने पिछले लेक्चर्स में डार्विन के बारे में भी पढ़ा हुआ है, डार्विन का कंसेप्ट वगैरह पढ़ा हुआ है, तो अब वो भी एक लेक्चर है, उसको भी देखिए ताकि आपको ये बात समझ में आए। तो जब डार्विन ने ये बात कहा कि कुदरती इंतखाब होता है, तो ये कुदरती इंतखाब के जरिए जो इवोल्यूशन होता है, जो इर्तिका होती है, जो तब्दीली होती है, वो क्यों होती है, किस वजह से होती है। तो ये नया नजरिया यहाँ पर आया कि यहाँ पर बेसिकली डार्विन जो बात कह रहा था वो बात इस हयातियाती इर्तिका के जरिए अमल में आती है। तो यहाँ देखिए, इसने लिखा, यहाँ किताब में क्या लिखा हुआ है कि हकीकी मायनों में कुदरती इंतखाब का या कुदरती इंतखाब के जरिए जो इर्तिका है इस वक्त शुरू हुआ होगा। कब शुरू हुआ होगा? जब जमीन पर जिंदगी, यानी बायोलॉजी, हम बोले बायोलॉजी मीन्स हयातियात, और यहाँ हयातियात को दूसरा वर्ड क्या देते हैं? जिंदगी। तो जब जमीन पर जिंदगी की सेल्यूलर शक्लें, सेलुलर शक्लें, अब इसका मतलब क्या है मैं इसको आगे आपको समझाता हूँ। सेलुलर शक्लें, और दूसरा है तहवीली अहलियत। तहवीली अहलियत क्या है इसको भी मैं अच्छे से समझाऊंगा। मैं फर्कों के साथ वजूद में आई होंगी, यानी उनका ये कहना है कि जब जमीन के ऊपर पहला सेल बना होगा तब जाकर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ होगा। समझ में आ रहा है? मतलब एक कंसेप्ट ये आया था कि केमिकल इवोल्यूशन हुआ, बहुत सारे केमिकल है वो मिले, उन केमिकल की वजह से फिर जहां जमीन के ऊपर एक ऐसा स्ट्रक्चर बना जो जिसकी वजह से जिंदगी शुरू हो गई। लेकिन केमिकल इवोल्यूशन के बाद एक नया कंसेप्ट आया, उसके अंदर कहा गया कि नहीं, केमिकल इवोल्यूशन हुआ और वो केमिकल इवोल्यूशन की वजह से फिर क्या इवॉल्व हो गया? बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, यानी जिंदगी वजूद में आई। यानी बहुत सारे केमिकल मिले और उनकी वजह से एक नई जिंदगी बनी। तो पहले केमिकल इवोल्यूशन हुआ, बाद में बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ। बट ये बायोलॉजिकल इवोल्यूशन इर्तिका का जिम्मेदार है। कान खोल के सुनिए, क्या मतलब है इसका? केमिकल इवोल्यूशन हुआ
उसके बाद बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ, लेकिन इर्तिखा कब हुआ, तब्दीलियां कब हुई, चेंजेस कब हुए, उस वक्त हुए जब बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हो गया। और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का मतलब क्या है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का मतलब है सेल, खलिया, यानी जो पहला खलिया था, क्या था, जो पहला खलिया था, इस पहले खलिए के बनने के बाद से इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ये यहाँ पर इन्होंने बात की। तो उनका यही कहना था कि कुदरती इंतखाब का जो के जरिए जो इर्तिखा होता है, कुदरती यानी नेचर जो सिलेक्शन करता है, कुदरत जो भी चीजों को सेलेक्ट करती है और सेलेक्ट करने के बाद उनके अंदर तब्दीली आती है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, उसके लिए जिम्मेदार खलिया है, यानी लाइफ है, जिंदगी है। अगर ये जिंदगी नहीं रहती तो कभी भी तब्दीलियां वजूद में नहीं आ सकती थी या तब्दीलियां नहीं हो सकती थी। तो इसलिए इसको याद रखिए कि डार्विन का बोलना भी यही था कि जो इंतखाब, जो नेचुरल सिलेक्शन होता है वो बायोलॉजिकल एंटिटीज के ऊपर, या हम ये कहेंगे कि हयातियाती जरियों से होता है। जो हमारे पास बायोलॉजिकल जरिए है, जो हयातियाती जरिए है, उनके जरिए तब्दीलियां वाक़ होती है। ये उनका कहना था। अब जिंदगी की सेल्यूलर शक्लों का मतलब क्या है, जिंदगी की सेल्यूलर शक्ल का मतलब यह है कि एक खलिया है, इस खलिए के अंदर क्या है, मरकजा है, इस खलिए के अंदर क्या है, इस खलिए के अंदर है माइटोकॉन्ड्रिया, क्या है उसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया। इस खलिए के अंदर है क्लोरोप्लास्ट, इस खलिए के अंदर क्या है, इस खलिए के अंदर है राइबोसोम, है ना। तो ये जो सेल्यूलर शक्लें हैं, यानी ये जितनी भी एक खलिए के अंदर छोटी 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 शक्लें हैं, वो सारी मिलकर एक सेल बनाती है। दूसरा, तहवीली अहलियत। तहवीली अहलियत का मतलब क्या है, तहवीली अहलियत को इंग्लिश में कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। क्या कहा जाता है, मेटाबॉलिज्म। मतलब एक सेल को अगर जिंदा रहना है तो जिंदा रहने के लिए वो किसका इस्तेमाल करता है, ग्लूकोज का इस्तेमाल करता है। और इस ग्लूकोज के ब्रेकडाउन की वजह से उसको क्या मिलती है, उसको मिलती है तवानाई, उसको मिलती है तवानाई, या हम उसको क्या कहते हैं, एनर्जी। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब सेल्यूलर शक्लें बनी तो उन सेल्यूलर शक्लों के साथ उसके अंदर कौन सी काबिलियत पैदा हुई, तहवीली, मेटाबॉलिज्म। और उसके नतीजे में ये हुआ कि वो कुछ न्यूट्रिएंट के जरिए, कुछ ग़िज़ाओं के जरिए, कुछ तग़ज़िये के जरिए वो अपना ग्लूकोज हासिल करता है और शक्कर हासिल करता है, उसके जरिए वो एनर्जी बनाता है, या उनके जरिए वो प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन बना के वो अपने सारे काम परफॉर्म करता है, अंजाम देता है। तो ये था उनका बेसिक कंसेप्ट। अब इसको समझाया कैसा उन्होंने, उसको एक्सप्लेन कैसा किया उन्होंने, या किस तरह से उन्होंने ये बायोलॉजिकल एंटिटीज को एग्जाम्पल दिया। तो उन्होंने कहा कि इर्तिखा के बारे में डार्विन के नजरिए का जो निचोड़ है वो कुदरती इंतखाब है। यानी अगर आप ये कहेंगे कि डार्विन ने क्या बातें कही, डार्विन क्या कहता था, तो डार्विन ये कहता था कि कुदरती इंतखाब होता है, नेचुरल सिलेक्शन होता है। दुनिया के अंदर जो भी चीज बाकी है उसको डिसाइड करती है कुदरत, उसको डिसाइड करती है नेचर। जो चीज फायदेमंद होंगी वो यहाँ ठहरेंगी, जो चीज मजबूत होंगी, स्ट्रांग होंगी, सरवाइव कर सकेंगी, वो इस दुनिया में रहेंगी, और जो चीज कमजोर होंगी, जो सरवाइव नहीं कर सकेंगी, वो इस दुनिया से क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। वो ये बात कहता था। तो यहाँ हमेशा याद रखना कि इर्तिका का मतलब डार्विन का क्या है, उसका मतलब है नेचुरल सिलेक्शन। अगर नेचुरल सिलेक्शन होता है तो इर्तिका होता है, तब्दीलियां वाक़ होती है। ठीक है, नई अकसाम के, अब ये आप एक चीज और सोचिए कि अगर इर्तिका नहीं होता तो हमको नई नई चीजें देखने को नहीं मिलती। इर्तिका अगर नहीं होता तो हमको नई चीजें देखने को नहीं मिलती। इर्तिका अगर नहीं होता तो जो इन्वायरमेंट के अंदर तब्दीली आ रही है, तो इन्वायरमेंट की तब्दीलियों के साथ सरवाइव करना मुश्किल होता। ये सारे कंसेप्ट को वो कहता था कि ये सब किस वजह से होता है, तो ये होता है नेचुरल सिलेक्शन की वजह से। नई अकसाम के ज़ुहूर, यानी जो नए नए किस्में हैं उनके बनने के लिए, उनके पैदा होने के लिए, उनके जाहिर होने के लिए नई अकसाम के ज़ुहूर की शरह को
दौरे हयात, लाइफ साइकिल या जिंदगी की मुद्दत से मुंसलिक किया जाता है। अगर आपको ये कहना है कि नई अक़साम कौन सी है, तो उन नई अक़साम को समझने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि उनकी ज़ाहिर की या उनकी ज़हूर की शरह, उनकी ज़हूर की शरह मतलब वो कब पैदा हुए, किस ज़माने में वो पैदा हुए, और उनकी लाइफ साइकिल, उनका दौर हयात और उनकी ज़िंदगी की मुद्दत कि वो कितने साल रहे, कितने सालों से वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उस लाइफ स्पैन और उस लाइफ साइकिल से हम ये कंसिडर करते हैं कि ये जो नई किस्म है, ये नई है या पुरानी है, ये नई किस्म के अंदर इर्तिका हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस बात को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम लाइफ स्पैन, जैसे डायनासोर है, डायनासोर को अगर आप थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल ले कि ये एक किस्म है और ये ऐसी किस्म है जो इस ज़मीन से ख़त्म हो गई। तो अब अगर हम ये देखेंगे कि आज से कई करोड़ों साल पहले डायनासोर यहाँ रहते थे, उनकी लाइफ साइकिल ऐसी थी कि वो बहुत बड़े बड़े थे, वो दरख्तों को खाते थे, वो जानदारों को खाते थे, बड़ी बड़ी जगहों पे वो रह सकते थे। लेकिन ये हुआ कि उनकी लाइफ साइकिल और उनकी जिंदगी की मुद्दत हमको इतने करोड़ों साल है या इतने साल है ये पता है, लेकिन हमको ये भी मालूम है कि वो इस दुनिया से खत्म कैसे हुए, वो एक्सटिंक्ट कैसा हुए। तो इन्वायरमेंट ऐसा चेंज हुआ कि वो उस इन्वायरमेंट के अंदर अपनी जिंदगी को सरवाइव नहीं कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहेंगे कि अचानक में बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, उस टेम्परेचर की वजह से ये हुआ कि अब जमीन के ऊपर जो पौधे उगना चाहिए थे वो बंद हो गए, पानी जो था वो भाप बनना शुरू हो गया, अब उनको रहने के लिए कोई जगह नहीं बच रही, ऐसी चीजों के इस्तेमाल के नहीं बच रहे। नतीजे में धीरे धीरे वो क्या हो गए, इस दुनिया से खत्म हो गए। लेकिन उसी जगह से कुछ और नए जानदार पैदा हुए। वो नए जानदार ऐसे थे जो उस टेम्परेचर में भी सरवाइव कर सकते थे, कम पानी में भी अपनी जिंदगी गुजार सकते थे। तो ये पूरा कंसेप्ट कि नेचर ने किसको सेलेक्ट किया, नेचर ने सेलेक्ट किया उन नए जानदारों को, और नेचर ने किसको सेलेक्ट नहीं किया, किसी का इंतखाब नहीं किया, डायनासोर का। तो ये होता है इन्वायरमेंट के हिसाब से, और ये होता है नेचर के सिलेक्शन, ये नेचर के अकॉर्डिंग क्या होता है, सेलेक्ट करना होता है। तो ये जो सिलेक्शन है इसको आप किस तरह से इंट्रोड्यूस करेंगे, किस तरह से आप बताएंगे, तो आप बताएंगे उनकी लाइफ साइकिल, दौर हयात या उनकी जिंदगी की मुद्दत कि वो कितने साल जिंदा रहे। तो इतने साल नेचर ने उनको सेलेक्ट किया या नेचर उनको सेलेक्ट करता था। अब एक और यहाँ पर मैंने कहा कि एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रोब्स होते हैं। तो जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी खास बात क्या होती है कि माइक्रोब्स क्या होते हैं कि बहुत तेजी से तकसीम होते हैं, यानी उनके अंदर जो पैदाइश का अमल होता है वो डिवीजन होता है, डिवीजन होता है, फ्यूजन होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से वो डिवाइड होते जाते हैं और उनके नंबर क्या होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। तो माइक्रोब्स क्या होते हैं, बहुत तेजी से तकसीम होते हैं। इनमें घंटों के अंदर अफजाइश होती है, घंटों के अंदर, यानी 1 घंटे में वो 2 होते हैं। यानी अगर आप इकोलाई बैक्टीरिया की बात करें तो इकोलाई हर 20 मिनट में उनकी पैदाइश होती है, यानी 20 मिनट में वो 1 से 2, फिर दूसरे 20 मिनट में 2 से 4, फिर तीसरे 20 मिनट में वो 4 से 8, इस तरह से उनकी अफजाइश होती है, उनका रिप्रोडक्शन का अमल होता है। तो इनमें घंटों के अंदर अफजाइश करके लाखों अफराद पैदा करने की क्या होती है, सलाहियत होती है। तो इतनी फास्ट इनकी क्या होती है, ग्रोथ होती है। तो अगर फॉर एग्जांपल एक मीडियम, मीडियम मतलब आपने खाने के लिए दिया, जिस तरह से हमारे, हमको अगर हम ये कहेंगे कि हमारा मीडियम क्या है खाना, तो हमको नान खलिया, बिरयानी, ये हमारा खाना, ये खा के हम, हमारी क्या होती है। तो इन्होंने क्या किया, एक मीडियम मिले और इस मीडियम में क्या किया, उनकी नशोनुमा। तो मीडियम के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, तो वो नशोनुमा पाने वाले जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनकी क्या होती है, एक कॉलोनी होती है, यानी वो अलग अलग कॉलोनियों के फॉर्म में वो ग्रोथ करते हैं। तो एक कॉलोनी ने खुराक के एक जूस को इस्तेमाल करने की अहलियत के मानों में एक तरमीम शुदा बैक्टीरिया पैदा कर लिया। अब ये एक कंसेप्ट है और ये बड़ा कंसेप्ट था, लेकिन इन्होंने 2 लाइन में इसको कंप्लीट कर दिया। मैं इसको छोटा सा समझाता हूँ आपको कि फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, आपने ये एक मीडियम लिया, यहाँ पर खाने को रखा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर खाने में क्या किया, आपने उसको खाने में यहाँ ग्लूकोज दिया। अब यहाँ जो आपने ग्लूकोज दिया, उस ग्लूकोज के अंदर जो बैक्टीरिया की कॉलोनी यहाँ ग्रो हुई, जो बैक्टीरिया यहाँ पैदा हुए,
उन बैक्टीरिया को आपने एक और दूसरे मीडियम में ट्रांसफर किया, लेकिन इस मर्तबा इस मीडियम में आपने क्या किया, ग्लूकोज के बजाय आपने क्या कर दिया, उसको फ्रुक्टोज दे दिया। अब यहां से आपने एक कॉलोनी जो थी उस कॉलोनी को निकाला और यहां पर रख दिया। यहां पर ग्लूकोज खाने की वजह से जो कॉलोनीज आई थी वो कॉलोनी आपको रेड कलर की दिखाई दे रही थी फॉर एग्जांपल, लेकिन फ्रुक्टोज के ऊपर जो कॉलोनी आपने ग्रो करवाए फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा कि वो कॉलोनी ग्रीन कलर की थी। ये क्या हो गया, इस तरह से अचानक में एक तब्दीली क्या हुई? तो ये जो तब्दीली हुई, ये तब्दीली की वजह ये है कि आपने उसको खुराक क्या दिए, किस तरह के खुराक आपने उसको दिए। और ये जो खुराक आपने दिए थे ये सिर्फ एक कॉलोनी को दिए थे, आपने सारे बैक्टीरियल कॉलोनी को नहीं दिए थे, बल्कि इन बैक्टीरियल कॉलोनी में से एक कॉलोनी उठा के आपने फ्रुक्टोज वाले मीडियम में रख दिया। फ्रुक्टोज वाले मीडियम में रखने की वजह से उसका कलर कैसा हो गया, ग्रीन हो गया। अब ये क्यों हुआ, ये कलर तब्दील क्यों हुआ, उसकी वजह ये है कि ये जो कॉलोनी थी उसने क्या किया, उस फ्रुक्टोज का इस्तेमाल किया, यानी उस जूस को उसने क्या किया, इस्तेमाल किया। और सिर्फ इस्तेमाल नहीं किया बल्कि ग्लूकोज के बजाय फ्रुक्टोज को इस्तेमाल करने की उसने अपने अंदर क्या पैदा कर दी, अहलियत पैदा कर दी, काबिलियत पैदा कर दी। और इस काबिलियत के मायने क्या है, मतलब उसने ये सलाहियत पैदा की, इसका क्या मतलब है कि उसने अपने आप को क्या कर दिया, तरमीम कर दिया, अपने आप को तब्दील कर दिया, अपने आप को चेंज कर दिया। और चेंज करने की वजह से अब जो बैक्टीरिया है, जो नए बैक्टीरिया उसने पैदा किए, वो बैक्टीरिया का कलर कैसा हो गया, ग्रीन हो गया। तो यहाँ पर सिर्फ इतनी सी बात समझना है कि आपने जो बैक्टीरिया है उनके मीडियम को, उनकी खुराक को तब्दील किया, उनके इन्वायरमेंट को तब्दील किया। असल में आपने किसको तब्दील किया, उनके इन्वायरमेंट को, उनके खाने पीने की चीजों को, उनके रहने सहने की चीजों को। नतीजे में उनके अंदर क्या देखने को मिल रही है आपको, तब्दीली। मीडियम की तरकीब में एक तब्दीली, मीडियम की तरकीब में यानी जो मीडियम आप बना रहे थे उसके अंदर आपने सिर्फ एक तब्दीली की, आबादी के सिर्फ इस हिस्से की अफजाइश करेगी। यानी अब अगर फॉर एग्जांपल आप क्या करेंगे, इनको हमेशा फ्रुक्टोज देते रहेंगे तो इनकी ग्रोथ होगी, लेकिन अगर आपने फ्रुक्टोज के बजाय फिर इसको ग्लूकोज में ले जाने की कोशिश की तो इनकी ग्रोथ वहां पर पॉसिबल नहीं रहेंगी। जिस तरह से मछली है, मछली को अगर पानी में डालेंगे तो वो तैरते रहेगी, लेकिन अगर उसको आप जमीन पे लाना चाहेंगे तो वो क्या हो जाएंगी, मर जाएंगे। इसी तरह से दूसरे जानदार है जो जमीन पे रहते हैं, अगर अब आप दोबारा उनको पानी में लेकर जाएंगे तो उनकी क्या हो सकती है वहां पर, डेथ। लेकिन आप उनको कहाँ पर रख सकते हैं, हमेशा जमीन पर। लेकिन ये कहा जाता है कि ये जितने भी जानदार है किसी जमाने में सिर्फ पानी में रहते थे, यानी जितने भी जानदार थे उन सबको किस में रहने की आदत थी, पानी में। लेकिन वो जमीन पर आए, अब जमीन पर जैसे ही आए तो उन्होंने अपने आप को जमीन के हिसाब से अडेप्ट कर लिया। अब वो सिर्फ जमीन के हिसाब से अपनी जिंदगी सरवाइव कर सकते थे, लेकिन अगर आप दोबारा उनको पानी में लेकर जाएंगे तो उनकी क्या हो जाएंगे वहां पर। तो इसी तरह से यहाँ बैक्टीरिया के अंदर भी ये हालात हुए। फिर ये बात उन्होंने कही कि जब आपने क्या किया, तब्दीली की तरकीब में, तो आबादी के सिर्फ इस हिस्से की अफजाइश करेंगी जो नए हालात में क्या रह सकता है, जिंदा रह सकता है। तो ये फ्रुक्टोज उनके लिए नए हालात थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पर अपने आप को जिंदा रखा। और जिंदा रखने की वजह हो सकता कि ये जब कॉलोनी यहाँ पर आई, फॉर एग्जांपल इस कॉलोनी के अंदर 100 बैक्टीरिया थे, लेकिन 100 बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ 50 बैक्टीरिया फ्रुक्टोज खा सके और 50 बैक्टीरिया फ्रुक्टोज नहीं खा सके, तो इसका मतलब ये है कि वो 50 बैक्टीरिया की वहां पर क्या हो जाएंगे, क्या हो गई होंगी, डेथ। लेकिन उसके बाद जो ग्रीन कलर शो कर रहे हैं वो 50 शो कर रहे हैं। अब इनको अगर आप और किसी प्लेट पर जहां पर फ्रुक्टोज आपने रखा हुआ है अगर आप ट्रांसफर करेंगे तो ये कॉलोनी से और कई सारी कॉलोनीज क्या हो सकती है, ग्रो हो सकती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने आप को एक नए एनवायरनमेंट के हिसाब से, एक नई तब्दीली के हिसाब से अडॉप्ट कर लिया, तब्दील कर दिया, चेंज कर दिया, अपने अंदर इवोल्यूशन किया। तो ये उन्होंने कहा। इसी असना में ये आबादी का ये तरमीम शुदा हिस्सा दूसरे पर सबकत ले जाता है और एक नई नू की मानी सामने आता है। अब ये क्या हुआ, अब ये एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ या ये प्रैक्टिकल हुआ, इसमें आपने क्या देखा कि ये पब्लिक थी, यानी ये ओल्ड थे,
ये ओल्ड फैशन थे। ओल्ड फैशन लोग के बैक्टीरिया किस तरह के दिखाई देते थे? रेड। लेकिन जब आपने उनको तब्दील किया, एक नए एनवायरनमेंट में लेकर गए, नए खाने की चीजें इनको दिया, तो ये ग्रीन हो गए। और अब ये जो ग्रीन है, ये क्या कहला रहे हैं? ये न्यू जनरेशन कहला रही है। ये क्या कहला रही है? न्यू जनरेशन। जैसा हम ये कहेंगे कि हमारी जो दुनिया है, इस दुनिया के अंदर जब मोबाइल आया तो लोग ग्राम फोन इस्तेमाल करते थे, रिसीवर के साथ लगाते थे। लेकिन आज की जो जनरेशन है वो क्या करती है? एंड्रॉयड मोबाइल इस्तेमाल करती है। तो जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि वो ओल्ड जनरेशन है, और ये जो जनरेशन है ये न्यू जनरेशन है। वो जनरेशन में और ये जनरेशन में फर्क क्या है कि ये नई तब्दीलियों को बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं, और नई तब्दीलियों के अंदर ये बहुत आसानी से सरवाइव करते हैं। इनको दिमाग पे कोई प्रेशर नहीं आता, कोई टेंशन नहीं आता, हर नई तब्दीली को ये एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अगर आप ओल्ड जनरेशन को, आपके दादा दादी, नाना नानी या पुराने लोगों को देखेंगे, तो वो हर नई तब्दीली को एक्सेप्ट करने में 10 बार सोचते हैं, बार बार सोचते हैं कोई भी तब्दीली को। तो ये जो इवोल्यूशन का कंसेप्ट है, ये जो तब्दीली का कंसेप्ट है, इसको आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से नेचर सेलेक्ट करते हैं। उनके जमाने में ये सारी चीजें एकदम अनोखी लगती थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि आप मतलब आप यहाँ से बैठे बैठे वीडियो कॉलिंग के जरिए लेक्चर लेंगे, आप वीडियो कॉलिंग के जरिए बच्चों से बातें करेंगे, घर में ही रह के एजुकेशन होगा, ये कोई नहीं सोच सकता था। लेकिन आज ये हो रहा है और हम इसको बहुत जल्दी अडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन यही चीजें अगर पहले जमाने में बात करें तो ये पॉसिबल नहीं था। तो इसी तरह से ये बैक्टीरिया की एग्जाम्पल में भी है कि जब उनको ग्लूकोज में रखा गया तो वो रेड रहते थे, लेकिन जब उनको फ्रुक्टोज में रखा गया तो वो ग्रीन हुए। लेकिन अगर अब इन ग्रीन वाले बैक्टीरिया को अगर आप और आगे पास करते चले जाएंगे, तो ये फटाफट अपने आप को इवॉल्व करते चलेंगे, अपने अंदर नई तब्दीलियों को पैदा करते चले जाएंगे, उस फ्रुक्टोज के इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को जिंदा रख सकेंगे। लेकिन जो ओल्ड है, जो रेड वाले कॉलोनीज, अब आप उनको ट्रांसफर करो तो उनकी ग्रोथ होना मुश्किल है। हो सकता है कि वो सरवाइव ना करे, और हो सकता है कि रेड कलर की कॉलोनी पूरी तरह से उस वहां से क्या हो जाए? खत्म हो जाए। लेकिन इसमें एक बात और है जिसको हमको याद रखना है कि ये जो भी प्रैक्टिकल था, चूंकि ये बैक्टीरिया पे था, और बैक्टीरिया का जो रिप्रोडक्शन का अमल है, जो अफजाइश का अमल है, वो सिर्फ मिनटों में होता है। इसलिए पॉसिबल है कि लाखों बैक्टीरिया की पैदाइश आसानी से हम यहाँ कर ले। तो ये बात हो सकती है कि ये सारा का सारा चंद दिनों में ही हो जाएगा। यानी चंद दिनों में क्या हो जाएगा कि जो तरमीम शुदा है, जो तब्दील शुदा हिस्सा है, वो दूसरों पर सबकत ले, यानी ग्रीन कलर के बैक्टीरिया रेड कलर के बैक्टीरिया के ऊपर क्या होंगे? सबकत ले जा सकते हैं, और एक नई नू और एक नई स्पेशीज, एक नई किस्म के तौर पर वो क्या हो सकते हैं? इवॉल्व हो सकते हैं। ये काम चंद दिनों में ही हो जाएगा। लेकिन बैक्टीरिया के बजाय अगर हम और दूसरी एग्जाम्पल्स ले, जैसे इस बात को अगर किसी मछली के अंदर या उल्लू में या इंसान में या कौ में, यानी गाय बैल, इस तरह के जानवरों में अगर बात करें, तो इतने जल्दी ये इवोल्यूशन पॉसिबल है क्या? इतने जल्दी ये तब्दीलियों को एक्सेप्ट किया जाएगा क्या? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना है। तो ये चंद दिनों में ये जो बात हम कर रहे हैं मछली या उल्लू में, तो इसके लिए क्या होंगे? लाखों साल लग जाएंगे, कई साल लगेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो जो अफजाइश का अमल था, वो जो रिप्रोडक्शन का अमल था, वो मिनटों में होता था। लेकिन ये जो अफजाइश का अमल है, ये सालों में होता है, और कई सालों के अंदर जाके ये तब्दीलियां हमको देखने को मिलती है। क्योंकि इन जानवरों की जिंदगी की मुद्दत सालों में, यानी हमने जो पहले बात की, हमने पहले बात किया कि हमने ये बात की थी कि जो कुदरती इंतखाब होता है, तो अगर आप इनके ज़हूर की शरह की अगर बात करें, ज़हूर की शरह की बात करें, तो ज़हूर की शरह को किसमें नापा जाएगा? ज़हूर की शरह को नापा जाएगा लाइफ साइकिल और लाइफ स्पैन की तब्दीली कितने, यानी तब्दीली अगर होंगी या कुदरती इंतखाब अगर अमल करेगा, और ये कुदरती इंतखाब जो जाहिर होगा, तो आप उसको कैसे पहचानेंगे? कितने सालों में होगा? तो यहाँ पर यही बात की जा रही है, लाइफ साइकिल और लाइफ स्पैन। तो जो बैक्टीरिया है उनके अंदर ये बहुत कम मुद्दत में होगा, लेकिन जो दूसरे जानदार है, जो बड़े बड़े जानदार है, या जो हायर यूकैरियोट्स है, अगर हम उनके अंदर बात करें तो उसको क्या होंगे? लाखों साल लग जाएंगे। तो ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है, इसको आपको समझना होगा कि कुदरती इंतखाब या इवोल्यूशन की जाहिर होने की शरह जानदारों में अलग अलग है। बैक्टीरिया के अंदर हो सकता है कि ये बहुत जल्दी हो जाए, लेकिन
अगर दूसरे जानदारों में, बड़े जानदारों में, यूकैरियोट, हायर यूकैरियोट्स की अगर बात करें तो ये लाइफ स्पैन कई लाखों साल का होता है, ये मुद्दत कई हजारों साल की हो सकती है। इसीलिए हम देखेंगे कि इंसानों के अंदर कोई भी इवोल्यूशन इतने फास्ट नहीं हुआ या इतने फास्ट नहीं होता। इसीलिए डार्विन जब भी अपनी बात कहता था तो वो कहता था कि ये जो इंसान है, ये इंसान किससे है, तो ये कहता था कि ये बंदरों से या चिंपैंजी की बदली हुई शक्ल है, कि पहले वो अपने 4 पाँव पे चलता था, बाद में वो थोड़ा सा खड़ा हुआ तो 2 पाँव को उसने हाथ के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू किया। पहले वो अकड़ कर चलता था, बाद में वो स्ट्रेट होकर चलने लगा। तो ये कहता है कि ये कई सालों के अंदर होने वाला अमल है। इस तरह से वो उसको समझाता था। वो डार्विन का एक कंसेप्ट है जिसको हम लोग तो नहीं मानते। ठीक है। फिर यहाँ पर एक और चीज है, यहाँ हम कहेंगे कि नए हालात के तहत भी, यानी अगर हम यहाँ कहें कि जो बैक्टीरिया कॉलोनी, ग्रीन कॉलोनी की अगर हम बात करें, उसको हम यहाँ कहेंगे कि बी की मौजूनियत ए के मुकाबले में बेहतर है। मौजूनियत का मतलब क्या है? मौजूनियत का मतलब यह है कि ये जो इन्वायरमेंट था, यानी फ्रुक्टोज वाला जो इन्वायरमेंट था, वो किसके लिए ज्यादा मौजू था? वो ज्यादा मौजू था बी के लिए। ए के कंपैरिजन में किसके लिए ज्यादा मौजू था? बी के लिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि उस इन्वायरमेंट के हिसाब से सबसे ज्यादा मजबूत, सबसे ज्यादा सर्वाइव कौन रह सकता है? बी। और ए उसके मुकाबले में ज्यादा मौजू नहीं है। तो कुदरती मौजूनियत के लिए इंतखाब करती है, यानी कुदरत क्या करती है? कुदरत ये सेलेक्ट करती है कि उस इन्वायरमेंट के हिसाब से सबसे ज्यादा मौजू या मौजू कौन है, कौन ऐसा है जो स्ट्रांग है, कौन ऐसा है जो आसानी से सरवाइव कर सकता है। तो कुदरत पहले ये देखती है और उसके बाद फिर क्या होता है? इवोल्यूशन होता है। ये बात जरूर याद रखे कि जो चीज मौजूनियत कहलाती है उसका इन्हिसार ऐसी खुसूसियात पर होता है जो इनकी तौरीस होती है या जिनकी तौरीस होती है। अब ये तौरीस का मतलब क्या है? तौरीस का मतलब क्या है? तौरीस का मतलब ये है जिसको हम अक्सर कहते हैं इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं उसको? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है या तौरीस का मतलब क्या होता है? तो तौरीस का और इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि खुसूसियात वालिदैन से उनकी औलाद में मुंतकिल होना। तो खुसूसियात, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स वालिदैन से उनकी नस्लों में ट्रांसफर होती है, उसको कहा जाता है तौरीस। उसको क्या कहा जाता है? इनहेरिटेंस। जिसको हम ना आमतौर पे विरासत बोलते हैं। जैसा किसी के वालिद का इंतकाल हो गया तो उनकी जो भी प्रॉपर्टी थी वो उनके नस्लों को दी जाती है। तो इसी तरह से हमारे जिस्म के अंदर तौरीस का अमल होता है, इनहेरिटेंस का अमल होता है कि हमारे वालिदैन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमारे वालिदैन की जो खुसूसियात है, वो हमारे अंदर आएगी। यानी वालिदैन की जो भी हैबिट्स है, वालिदैन की जो भी खुसूसियात है, वो उनसे उनकी जनरेशन में जाती है। बस मुंतकिब होने और इर्तिखा पाने के लिए कोई जिनसी बुनियाद होना जरूरी है। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तौरीस का अमल कैसे होगा? तौरीस का अमल होगा फॉर एग्जांपल डीएनए के जरिए। डीएनए कहाँ पर होता है? तो डीएनए होता है सेल के अंदर। हमारे पास ऐसा सेल कौन सा है जो ट्रांसफर होता है? वो है स्पर्म। कौन है? स्पर्म। यानी वालिद से वालिद और वालिदा या माँ बाप के दरमियान जब अमल होता है तो उनके दरमियान किसका एक्सचेंज होता है? स्पर्म। तो पेरेंट्स क्या करते हैं एक नस्ल से, तो उनके दरमियान में कौन सा अमल होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अमल होता है। तो जिस चीज की जिनसी बुनियाद होंगी, उन जिनसी बुनियाद वाले अमल के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? तौरीस। और जिनके अंदर तौरीस होती है तो उनके अंदर पॉसिबिलिटी क्या होती है? मौजूनियत की, कि एक इवोल्यूशन का जो अमल होता है, उस इवोल्यूशन के अमल के लिए बुनियाद क्या बनती है? वो बनती है तौरीस, वो बनती है जिनसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी बात को दूसरी तरह से यूं कह सकते हैं कि कुछ उज़ुये एक माहौल में जिंदा, उज़ुये, यहाँ उज़ुये का मतलब क्या है? यहाँ उज़ुये का अगेन मतलब है जानदार। तो कुछ जानदार एक माहौल में जिंदा
रहने के लिए ज्यादा बेहतर मुताबिकत रखते हैं। यानी कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो किसी एक इन्वायरमेंट में रहने के लिए ज्यादा मुताबिकत रखते हैं, जबकि दूसरों के लिए वही माहौल क्या होता है, मुखालिफ होता है या उनके मुताबिक नहीं होता, उनके हिसाब से नहीं होता, उनके लिए सुटेबल नहीं हो सकता है कि उनकी वहां पर क्या हो जाए, डेथ हो जाए। ये तताबुकी सलाहियत, तताबुकी सलाहियत यानी मुताबिकती या मुनासिब सलाहियत या सुटेबल सलाहियत की तौरीस होती है। यानी ऐसी सलाहियत जो मुनासिब हो, जो एक इन्वायरमेंट के साथ सुटेबल हो सकती है, मुनासिब होती है, तो जिनके अंदर इन्वायरमेंट के हिसाब से जिंदा रहने की सलाहियत होती है, उन कैरेक्टरिस्टिक की तौरीस होती है। उन कैरेक्टरिस्टिक्स को वालिदैन से उनकी जनरेशन में क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। तो यहाँ बेसिक चीज क्या समझने की है, बेसिक चीज ये समझनी है कि कुदरती इंतखाब का अमल ऐसी खुसूसियात को सेलेक्ट करता है जिनकी वजह से वो जानदार उस इन्वायरमेंट के अंदर, उस माहौल के अंदर जिंदा रह सकता है। कुदरत उनको सेलेक्ट करती है, उस कैरेक्टरिस्टिक को, उस खुसूसियत को सेलेक्ट करती है और फिर उस खुसूसियत को वालिदैन से उनकी आने वाली जनरेशन में क्या करती है, ट्रांसफर करती है, पास करती है, उसको तौरीस करती है। इसी की एक जिनसी बुनियाद होती है, उसकी एक क्या होती है, जीनी बुनियाद। तो अब यहाँ पर क्या हो गया कि जिनसी हो गया, होना ये चाहिए था कि जीनी, यानी जीन, जीन मतलब डीएनए। उसकी मुनासिब बुनियाद क्या होती है कि वहां पर क्या होता है, डीएनए। मौजूनियत तताबुक, मौजूनियत तताबुक पैदा करने की सलाहियत का और कुदरत के जरिए मुंतखब होने का आखिरी नतीजा होती है। जो मौजूनियत है, जो सुटेबिलिटी है, जो इस इन्वायरमेंट के अंदर सरवाइव करना है, तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज है मौजूनियत, तो ये तताबुक यानी उसके हिसाब से सरवाइव करना, उस इन्वायरमेंट के हिसाब से सरवाइव करना। तो अगर उस इन्वायरमेंट के हिसाब से सरवाइव करने के लिए अगर वो मौजू है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सलाहियत है। तो मौजूनियत तताबुक पैदा करने की सलाहियत का और कुदरत के जरिए मुंतखब होने का आखिरी नतीजा है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज मौजूनियत नहीं है, उस इन्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है, तो वो शय, वो चीज, वो जानदार उस इन्वायरमेंट से खत्म हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा, और जो उस इन्वायरमेंट के हिसाब से मौजूद रहेगा वही उस इन्वायरमेंट के अंदर, उस दुनिया के अंदर, उस जगह के ऊपर क्या करेगा, सरवाइव करेगा। बेटा मैं इसको एक और छोटी एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपके 10 दोस्त हैं, 10 दोस्तों में से 5 दोस्त ऐसे हैं जिनसे आपकी जमती है और 5 दोस्त ऐसे हैं जिनसे आपकी बिल्कुल भी नहीं जमती। तो जो 5 दोस्त है जिनसे आपकी जमती है वो आपके लिए क्या है, मौजू है, और जिनसे आपकी नहीं जमती वो क्या है, आपके लिए मौजू नहीं है। तो अब आप हमेशा कौन से इन्वायरमेंट को फेवर करेंगे, कौन से इन्वायरमेंट आपके लिए मौजू है, कहाँ आप ज्यादा जिंदगी गुजारेंगे, वो 5 दोस्तों में जो आपकी सोच रखते हैं। लेकिन वो 5 दोस्त जिनके साथ आपकी कुछ नहीं जमती, अगर आपको उनके साथ रखा जाए तो कुछ दिनों के बाद ये होगा कि आप उदास हो जाएंगे, आप मायूस हो जाएंगे, आप हमेशा टेंशन में रहेंगे और हो सकता है कि आप उनको छोड़कर कहीं और चले जाए। तो इसी तरह से ये दुनिया के अंदर कुदरती इंतखाब की भी क्या है, एग्जाम्पल है, मिसाल है। तो ये बहुत बेसिक कंसेप्ट था, बहुत बुनियादी कंसेप्ट था, इसको आपको थोड़ा सा समझना होगा, सीखना होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे बार बार पूछ सकते हैं। इसी तरह से एक और चीज है कि डार्विन जो था, डार्विन, तो डार्विन के इर्तिका के नजरिए के 2 कलीदी तस्वुरात थे। डार्विन जो बात कहता था उसके नजरिए के 2 तस्वुर, उसका जो नजरिया था उसके 2 तस्वुरात थे उसके अंदर। एक था ब्रांचिंग, एक था ब्रांचिंग डिसेंट और दूसरा था नेचुरल सिलेक्शन। यानी उसका ये कहना था कि जब भी इर्तिका होता है तो उसके अंदर नेचुरल सिलेक्शन होता है, और दूसरा वो कहता था कि ब्रांचिंग डिसेंट, कि धीरे धीरे क्या होता है कि जैसा जैसा नेचुरल सिलेक्शन होता है तो हमको जो डिसेंट है, जो आबा व अजदाद है, उनके अंदर हमको कई सारी ब्रांचेस निकलती हुई दिखाई देती थी, जिसको हमने एडेप्टिव रेडिएशंस में भी पढ़ा कि जिस तरह का भी इन्वायरमेंट होगा, जिस तरह का भी नेचुरल सिलेक्शन होगा, उसके अकॉर्डिंग फिर क्या होते चले जाएंगी, ब्रांचेस बनते चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये ए है और बी है और सी है, ठीक है। ए बी सी एक ही इन्वायरमेंट में सरवाइव करते थे, लेकिन क्या हुआ कि ए के लिए अचानक में ये इन्वायरमेंट अब अनसुटेबल हो गया।
अब अनसुटेबल होते के साथ क्या हुआ कि एक ब्रांच फूटी, अब उसने नई जगह तलाश की और उसको वो सुटेबल जगह मिल गई, तो ए डिवाइड हो गया। अब पीछे कौन बचा, बी और सी। तो बी और सी के अंदर ये हुआ कि सी को ये जगह रास नहीं आ रही है, अब उसको लगा कि नहीं मैं यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकता, इसलिए अब सी भी निकल गया, सी ने अपनी नई जगह तलाश की। तो क्या हो गया कि ये जो डिसेंट थे, ये जो आबा और अजदाद थे, उनके अंदर क्या बनना शुरू हो गई, ब्रांचेस। तो ब्रांचिंग, फिर इनकी नई जनरेशन होगी, इनकी जनरेशन में इस तरह से चीजें होंगी और उनके अंदर भी क्या बनते चले जाएंगी, ब्रांचेस बनती चले जाएंगी। तो इसीलिए हम देखते हैं कि इख्तलाफ या मुख्तलिफ होना या धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होना, इसीलिए कुरान ने कहा ना कि ये जो हमने, ये जो तुम्हारे नाम है या जो तुम्हारी पहचान, ये जो तुम्हारे नाम अलग अलग नाम है, ये नाम हमने किस लिए बनाए, ये नाम हमने अलग अलग इसलिए बनाए ताकि तुम एक दूसरे को क्या करो, पहचानो। ना कि ये झगड़ा लड़ने के लिए, ना कि एक दूसरे को मारने काटने के लिए, ये सिर्फ इसलिए कि आप एक दूसरे को क्या करें, पहचान सके। तो इसका मतलब क्या, इख्तिलाफ होता है, आप एक से दूसरे से अलग होते चले जाते हैं, ब्रांचेस बनते चले जाती है, लेकिन सिर्फ ये किस लिए होती है, पहचान के लिए होती है, हमको मालूम हो कि वो कौन है, हम कौन है, इस तरह से। नाउ डार्विन का ये जो कंसेप्ट था, डार्विन के कंसेप्ट से पहले भी एक साइंटिस्ट है, डार्विन से भी पहले एक फ्रांसीसी माहिर फितरत लेमार्क, एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है लेमार्क। तो हम ऐसा करेंगे कि हम ये जो लेक्चर है इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला ये लेक्चर और उसके बाद इंशाल्लाह लेमार्क से एक नया लेक्चर स्टार्ट होगा, तो इंशाल्लाह हम उसमें कंप्लीट आगे की बातों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको हमको समझना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप लोगों के लेक्चर समझ में आया होगा। जिसको भी इसमें कोई डाउट है वो मुझसे सवाल कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, या मेरा जो मोबाइल नंबर मैंने दिया है उस पर भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।